Hello everyone, welcome to the Achievers Camp. Let's start our today's Hindu editorial analysis. Today we are going to discuss the four topics that are net zero, air on water, Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission and Neo Buddhism. So let's start one by one. So why India should not sign on to net zero? क्यों इंडिया को नेट जीरो? अब ये जो टॉपिक है ना, ये आपका लिंक करेगा जो हमने डे बिफोर यस्टरडे COP26 जो कि ग्लासगो में होने वाली है, उसमें हमने इस टॉपिक के बारे में ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स को स्टडी किया है. ठीक है. सो बिफोर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक, जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस टॉपिक विच यू हैव डिस्कस्ड डे बिफोर यस्टरडे. ओके. सो सबसे पहले बात आती है कि what do you mean by zero emissions and net zero emissions? जीरो emissions का मतलब होता है कि तुम कुछ emit मत करो, कोई emissions मत करो जो कि पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम कोई emissions मत करो, राइट? नेट जीरो का मतलब होता है कि अगर तुम जितनी emissions कर रहे हो, ठीक है, जितनी एमिशंस तुम कर रहे हो, उसी के साथ साथ तुम अपनी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करो. ओके. अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी तुम्हें उतना ही इंक्रीज करना चाहिए. क्लियर है? ओके. अब पंगा क्या है? क्यों इंडिया को नेट जीरो एमिशंस की तरफ नहीं जाना चाहिए? अब देखो, इंडिया अभी तक इस लेवल पे पहुंची नहीं है कि यहां पर सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गई हो, सबको अपना लाइवलीहुड मिल गया हो. नहीं. तो अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, राइट? और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर हमें चाहिए तो उसके लिए द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एनर्जी. ठीक. अब एनर्जी लेने के ना दो तरीके हैं. या तो हम रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी को जनरेट करें, या तो हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी को जनरेट करें, राइट? अब देखो, इंडिया के पास जो रिन्यूएबल सोर्स है ना, इंडिया इज गोइंग गुड. ओके, अच्छे से कर रहा है, रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी को जनरेट कर रहा है, बट ये अभी तक इतना स्प्रेडेड नहीं है. ठीक है. और फॉसिल फ्यूल पे हम ज्यादातर डिपेंडेड हैं. ठीक है. और ये तो नहीं है ना कि एक दिन से तुम्हें कोई कहे कि जाओ यार अपना एकदम लग्जरियस लाइफ छोड़ के तुम इस जंगल में जाकर रह लो, नहीं पॉसिबल है. ठीक है. वैसे ही एक दिन में कोई कहे कि पूरी फॉसिल फ्यूल पे जो तुम डिपेंडेंट हो उसको छोड़ के तुम रिन्यूएबल सोर्स पे चले जाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो इंडिया के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम से इसको छोड़कर इस पे शिफ्ट कर जाए. अगर ऐसा किया तो वी विल सफर फ्रॉम एनर्जी पॉवर्टी. ठीक है. तो अभी तो हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, बिकॉज अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है. और अगर इन सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करने हैं, तो ऑब्वियसली हम एमिशंस करेंगे. ठीक है. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट स्टेट जो टॉप 3 एमिटर्स हैं, चाइना, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन. ठीक है. अगर मैं इनकी बात करूं ना, तो दे कॉन्ट्रीब्यूट टू 75% ऑफ एमिशंस. 75% कॉन्ट्रीब्यूशन ये तीन कर रहे हैं. और इन तीनों में से भी यूएस एंड यूरोपियन यूनियन 45% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है. ठीक है. और साथ ही साथ आईपीसीसी की रिपोर्ट जो थी उसमें ये कहा है, और भी जो रिपोर्ट्स निकली हैं उनमें ये कहा गया है कि चाहे जितने भी आप अपने जो कमिटमेंट्स हैं उसको जितना भी अच्छे तरीके से फुलफिल कर लो, ठीक है, फिर भी नेट जीरो में पहुंचने से पहले सिर्फ यही 3 कंट्रीज जो हैं, दे विल अमिट मोर देन 500 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अच्छा, अब इंडिया की क्या बात है? अब इंडिया की अगर मैं बात करूं ना, तो इंडिया जो है 4.37% से ज्यादा एमिशंस नहीं करता है. कि कौन सी एमिशंस? कम्युनिटेटिव एमिशंस, मतलब अकामुलेटेड एमिशंस. इससे ज्यादा एमिशंस नहीं करता है अगर मैं प्री इंडस्ट्रियल एरा से कंपेयर करूं. ठीक है.
और इंडिया के जो एमिशंस हैं वो वर्ल्ड के एवरेज से लेस देन हाफ है, हाफ भी नहीं है, लेस देन हाफ है। और अगर मैं यूएस से कंपेयर करूं तो इंडिया का एमिशंस 1/8 ऑफ यूएस है, ठीक है। और इवन कि इंडिया ने इतना ड्रामेटिक इंक्रीज भी शो नहीं किया है लाइक चाइना, ओके। पोस्ट 2000 के बाद इंडिया ने इतना ड्रामेटिक इंक्रीज भी शो नहीं किया है, फाइन, ओके। नेक्स्ट, अब बात ये आती है कि क्या इंडिया के लिए कंसर्न्स क्या हैं, क्यों इंडिया एकदम से नेट जीरो की तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो ये है कि एक तो इंडिया में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, दैट स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड टू most of the population outside agriculture, ओके। आउटसाइड एग्रीकल्चर के बाहर इंडिया जो है इन सब लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। हमें पता है कि हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, बट दूसरी जगह पे अगर हम देखें तो ये स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं ये भी एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जिनको एक्सपैंड होना जरूरी है। और अगर एक्सपैंड होगा तो ऑब्वियसली एमिशंस भी होंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है एग्रीकल्चर, ठीक है। अब कुछ नहीं मिला तो भाई एग्रीकल्चर पे हम सारा ब्लेम डाल देते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन आफ्टर एनर्जी के बाद, ठीक है। बट हमें ये पता है कि एग्रीकल्चर कोई आज से एमिशंस नहीं डाल रहा है ना, एग्रीकल्चर तो बहुत एंशिएंट टाइम से यार एमिशंस कर रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे ब्लेम डालना तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सही भी नहीं है ना। और आप कहोगे कि एग्रीकल्चर बंद कर दो, एग्रीकल्चर मत करो, ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर को एक सस्टेनेबल वे में यूज किया जाए, स्टेबल वर्निंग वगैरह को अवॉइड किया जाए, कुछ अच्छे से टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि एमिशंस रिड्यूस हो, ठीक है। बट एग्रीकल्चर को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते बिकॉज हमें पता है एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लाइवलीहुड, ओके। नेक्स्ट वी हैव टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत है, ठीक है। अगर हमें क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ ना कुछ एमिशंस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब ये सब चीजें जो हैं इंडिया के लिए कंसर्न है कि भाई हम इन सब चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने कर भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। एक बाल्टी पानी में अगर तुम एक ड्रॉप बूंद डाल दो पानी की, ठीक है, तो क्या बाल्टी को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जहाँ एक ड्रॉप तुम निकाल लो तो कोई बाल्टी को फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे कुछ इंडिया का हाल है, ठीक है, कि भाई हमारी एमिशंस जो कि तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुम 75% एमिशंस कर रहे हो और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर तुम लोग नेट जीरो एमिशंस 2035-40 तक कर पा रहे हो तो हमें वक्त दो, वी नीड टाइम, वी कांट डू इट इमीडिएटली कि तुम्हें कहोगे एकदम से हम कर लें, हम नहीं कर सकते, सो वी नीड टाइम। तो इसीलिए इंडिया को COP 26 में नेट जीरो के लिए कोई भी कमिटमेंट्स नहीं देने चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट मूव टुवर्ड्स द नेट जीरो। नेक्स्ट इज क्लियरिंग द एयर ऑन वाटर। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना, इस टॉपिक में हमारे लिए ना ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस पैराग्राफ इज टेलिंग अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल दी हुई है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु, ओके। सो बाकी इसमें कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो विल स्टडी अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना। परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट अग्रीमेंट के ऊपर एक्चुअली सारा जो आर्टिकल है वो बेस्ड है। ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था 29 मई 1970 को, ठीक है।
और ये प्रोजेक्ट जो है इसकी वजह से 8 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं ईस्टर्न तमिलनाडु को इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक्चुअली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है? ये एक रिलेशनशिप है जहाँ पे यूनियन या स्टेट और स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक अच्छे रिलेशंस बना के रहते हैं और कोई भी ये नहीं सोचता कि हम किसी से ऊपर हैं या किसी से सुपीरियर हैं। फाइन, तो उन 8 रिवर्स के नेम कुछ ये हैं। 6 रिवर्स उसमें से अनामलई हिल्स में है और 2 रिवर्स उसमें से प्लेन्स में है, अलियार एंड पल्लर। ठीक है, और इस इंटर बेसिन डाइवर्जन को यूज करके जो प्रोजेक्ट है इरिगेट करता है ड्रॉट प्रोन एरियाज को, कॉम्बेटर एंड इरोड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, एंड ऑल्सो इट stabilizes the existing irrigation system in the Chitturpuza Valley in Kerala. Okay, so this was about this article. Okay, इस article में what you can do, you can locate these rivers on a map. If you are curious to do this, you can locate these rivers on a map. Okay, for the geographic point of view. Okay, next is preparing for outbreaks. अब इस आर्टिकल में एक्चुअली बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब जैसे कोविड-19 आया था ना, तो उसकी वजह से हमें ये पता चला कि जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही ज्यादा वीक है। ठीक है, और हम पूरी तरह से प्राइवेट जो हेल्थ सेक्टर्स हैं उन पे डिपेंड नहीं रह सकते, बिकॉज दे आर नॉट सो मच ऑफ कैपेबल कि वो पूरी की पूरी नीड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमें पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स की जरूरत है। ठीक है, सो उसी के लिए ये पूरा आर्टिकल है जिसमें उन्होंने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की जो है बात की गई है। ठीक है, उस मिशन की कुछ डिटेल्स इन्होंने इस आर्टिकल में दी है। ठीक है, ये जो मिशन है इट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर, अभी अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, एंड दिस मिशन विल सप्लीमेंट द नेशनल हेल्थ मिशन। ओके, and this is one of the largest pan India scheme for strengthening health infrastructure across the country. Okay, now national health mission जो है, this national health mission was launched in 2013. ठीक है, and this it was launched by combining 2 missions, national rural health mission and national urban health mission. Okay, so this Ayushman Bharat health infrastructure mission will provide support to 17,788 rural health and wellness centers in 10 high focus states and will establish 11,024 urban health and wellness centers across the country. Okay, through this, critical care services will be available in all districts of the country with more than 5 lakh population through exclusive critical care health hospital blocks, and remaining districts will be covered through referral services. Okay, and this mission was launched with an outlay of 64,180 crore for a period of 5 years. And this will also include later on critical care hospital blocks in 12 central institutions like AIIMS and in government medical colleges and district hospitals in 602 districts. Okay, now what are the objectives? Main objective is that to ensure a robust public health infrastructure in both urban and rural areas, ताकि जो भी अगर आउटब्रेक्स होते हैं, ठीक है, जैसे पेंडेमिक अभी हुआ कोविड-19, उस टाइम पे या किसी भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पे हम उस इमरजेंसी को फुलफिल करने के काबिल हो सके। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। दूसरा इसकी हमें IT enabled disease surveillance system को establish करना है through a network of surveillance laboratories at block, district, regional and national levels. Okay. Now, even one case study is there by Lokniti CSDS in 2019. Even they suggest that access to public health
it's remained to only few hands. ठीक है, ओनली मार्जिनल पीपल के पास ही पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो प्रेजेंट है. इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि अगर मैं अर्बन और रूरल एरियाज को कंपेयर करूं तो अर्बन एरियाज में 87% जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, वेयरएज की इन रूरल एरिया सिर्फ 65% ऑफ पीपल ही जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं. तो हमें इस जो गैप को है उस गैप को भी रिमूव करना है, ताकि हर एक पीपल, हर एक जो छोटे से छोटे लोगों के पास भी हर एक देश के हर कोने पे, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि ऐसे पैंडेमिक की सिचुएशन में किसी को भी पैनिक ना होना पड़े और एक महंगे से महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाना पड़े. बिकॉज वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग द पैंडेमिक सिचुएशंस प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज्ड अ लॉट एंड ड्यू टू दिस मैनी पीपल सफर्ड. ओके, नाउ इसी के साथ रिलेटेड एक और टॉपिक है, इंडिया नीड्स टू बॉल्स्टर इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर बेसिकली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में हमें स्टडी करना है. ओके, अब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय चाइना इन 2013 एंड इट एस्टैब्लिश्ड in 2015. Its headquarters in Beijing. It is a multilateral development bank to improve economic and social outcomes in Asia. Okay. Okay, even UN addressed that कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये इतना कैपेबल है, इतना पोटेंशियल रखता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फाइनेंस कर सकता है और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को भी ये इम्प्रूव कर सकता है. इतना इसके अंदर पोटेंशियल है. अब इसी चीज की वजह से इसके कुछ राइवल्स भी हैं. ठीक है, अब वो राइवल्स ऑब्वियसली कौन होंगे? IMF एंड वर्ल्ड बैंक. ओके, एंड इवन इट रिसीव्ड द हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग्स फ्रॉम 3 big rating agencies. Okay, and moreover in this article it has been mentioned that this bank enables clients to build infrastructure for tomorrow. Okay, so this much potential this bank has. Okay, and this infrastructure for tomorrow is I4T, and this infrastructure is known as green infrastructure with sustainability, innovation and connectivity. Fine. Okay, so next topic is re-evaluating the neo Buddhist movement. अब ये न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई? ये जो मूवमेंट थी इट वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर अंबेडकर. ओके, एंड दिस इज नोन एज नवयाना. ये जो मूवमेंट थी नवयाना इट वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर अंबेडकर एंड इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द मेन सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज हिनयाना एंड महायाना. ठीक है, और ये जो मूवमेंट थी ये एक्चुअली स्टार्ट की गई थी डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा फॉर द दलित पीपल. बिकॉज जो हिंदू कल्चर है, हिंदू रिलीजन है, इसके अंदर बहुत सारे सब कास्ट वगैरह बन चुकी हैं, जिसके अंदर जो दलित है उनको एक सब हिंदू कैटेगरी में या सब ह्यूमन कैटेगरी में
कंसीडर किया जाता है और उनके खिलाफ एक हेटेड जो है वो डेवलप की जाती है, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है। ठीक है, अब उसी को रिमूव करने के लिए, दलित्स को एक बेटर प्लेस प्रोवाइड करने के लिए, सेल्फ पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने ये मूवमेंट जो है, क्लास स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट किया था इन द नेम ऑफ नवयाना, इन विच ही embraces Buddhism. Okay, now famous quote of Dr. Ambedkar: I will accept and follow the teachings of Buddha. I will keep my people away from the different opinions of Hinayana and Mahayana. I told you, the most important sects, Hinayana and Mahayana, two religious orders, which was the two religious order. Our Buddhism is Neo-Buddhism, that is Navayana. Okay. So on 14th October 1956, Baba Saheb Ambedkar embraced Buddhism in a grand ceremony at Nagpur, Maharashtra, and offered it to millions of his followers. अब ये एक्चुअली न्यूज में क्यों है? बिकॉज ऑन 20th October 2021 that our PM मोदी लॉन्च्ड कुशीनगर एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन की है। ठीक है, अब उस कुशीनगर जो एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन की है, इसमें कहा जा रहा है कि कुशीनगर में काफी ज्यादा बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं और वहीं पर वो जो साइट्स जो है ना, वो डिफरेंट रीजन्स को जो है वो कनेक्ट करती है। और ये भी कहा जा रहा है कि PM मोदी जी को हमारे डॉक्टर अंबेडकर की जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी बुद्धिज्म की तरफ, दलित्स की तरफ, उस सबको एक मतलब रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, बट कि उन्होंने नहीं किया। इसीलिए ये जो मतलब टॉपिक है, इट वाज इन अ न्यूज। ओके, जो कुशीनगर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुशीनगर एयरपोर्ट की। कुशीनगर एयरपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी टू पीपल फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूरिज्म। Okay, and it is center of Buddhist circuit in which लुम्बिनी, सारनाथ, गाया, अदर एंड बहुत सारे पिलग्रिम साइट जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब ये एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन हुई है, इसकी वजह से ना इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीलंका ने इंडिया को 2 फोटोग्राफ्स जो है मुराल पेंटिंग्स की वो दी थी। एक जिसमें जो एम्परर अशोका के जो सन है महिंदा, वो किंग देवापियस्सी ऑफ श्रीलंका को कुछ मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरे में जो उनकी डॉटर है संघमित्रा, ठीक है, शी वॉज होल्डिंग द सेक्रेड बोधि ट्री के सैपलिंग्स अपने हाथ में। ओके, तो ये 2 मुराल पेंटिंग्स उन्होंने श्रीलंका ने इंडिया को दी थी। ओके, नाउ अब इस आर्टिकल में 2 चीजें बात की गई हैं। एक्चुअली मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट एंड नियो बुद्धिस्ट के बीच में एक सीरियस डिबेट को डिस्कस किया गया है, ठीक है, बाय दलित पैंथर्स इन बॉम्बे। Okay, one person, he was the Namdeo Dasal, and second, Namdeo Dasal was influenced by Maoist Naxalbari movement. So he was a revolutionary poet. Okay, तो इनका कहना था कि अगर दलित लोगों को कोई स्ट्रगल करना भी है, कोई क्लास स्ट्रगल करना, तो उनको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का साथ लेना चाहिए, ठीक है, उनको रेवोल्यूशंस करने चाहिए, मतलब वायलेंस क्रिएट करना चाहिए। वेरस वहां पे दूसरे जो बंदे हैं उन्होंने क्या कहा है, ही सेड दैट राजा देल दूसरे हैं, उन्होंने कहा है ही वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दलित पैंथर्स पार्टी, दलित पैंथर्स मूवमेंट के ये फाउंडिंग मेंबर हैं। ओके, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें सच में मतलब जस्टिस चाहिए तो हमें डॉक्टर अंबेडकर की जो भी टीचिंग्स है ना, लिबरल प्रिंसिपल्स है ना, उस पर वर्क करना चाहिए, rather देन फॉर क्लास स्ट्रगल और एनी वायलेंस। हमें कोई वायलेंस क्रिएट नहीं करना है। अगर हमें सोशल जस्टिस चाहिए तो हमें डॉक्टर अंबेडकर के लिबरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए।
अब इस मूवमेंट के बाद मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मूवमेंट शुरू की थी, इसके बाद बहुत सारे दलित जो थे ना वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। अब इसकी कन्वर्जन से क्या हुआ था कि एक तो इनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गई, ठीक है, जो भी उनके साथ इंजस्टिस हो रही थी उससे उनको मतलब एक सोशल पोटेंशियल जो था उनके अंदर, सेल्फ पोटेंशियल जो था वो डेवलप हुआ उनके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि जो बुद्धिज्म जो पास्ट में इतना एम्ब्रेस किया जाता था उसको फिर से सामने लाया जा सकता है, ठीक है। एंड द रेवोल्यूशनरी प्रॉमिसेस मेड ड्यूरिंग अम्बेडकर्स हिस्टोरिक बुद्धिस्ट कन्वर्शन वुड बी फुलफिल्ड ओनली इफ द पॉलिटी इज सेंसिटिव टुवर्ड्स सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, ओके। एंड फैक्ट्स के लिए ये है कि अगर इंडिया में बात करूं तो सिर्फ 0.7% पॉपुलेशन ही बुद्धिज्म फॉलो करती है, मतलब बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन सिर्फ 0.7% है, वो भी कहां पर, ज्यादातर महाराष्ट्र में। और अगर वर्ल्ड की बात करूं तो 2015 के सेंसस के हिसाब से 7% पॉपुलेशन वर्ल्ड में जो है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2060 तक ये पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी टू 5%, ओके। और ये जो सारी मतलब कि ये जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी 14 अक्टूबर 1956 में, ये इन्होंने स्टार्ट की थी दीक्षा भूमि में, ठीक है, नागपुर में ये है, यहाँ पे स्टार्ट की थी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एम्ब्रेस किया था बुद्धिज्म को, और इसकी वजह से बहुत सारे अभी भी हर साल बहुत सारे विजिटर्स जो हैं इस जगह पे प्लेस करते हैं, बिकॉज इट अमर्ज एज अ मॉन्यूमेंटल हेरिटेज साइट। फाइन, सो दैट्स ऑल आज के मतलब एडिटोरियल्स के लिए। एंड आज के क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बिकॉज हमने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में मैंने बताया है कि वो पार्ट है नेशनल हेल्थ मिशन का, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये एक्चुअली 2013 में आया था, ठीक है, जो कि किस किस को ज्वाइन करके बना था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। तो आप दोनों आपको इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है, और फिर देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकेंड इज इन बुद्धिज्म व्हाट डज पतिमोक्ष स्टैंड फॉर, ओके, एंड दिस आर द आंसर्स फॉर द यस्टरडेज क्वेश्चन। So we'll end this class with a very like sweet quote, like morality is doing what is right no matter what you are told, religion is doing what you are told no matter what is right. I hope you understand this. So listen to your heart, do what is right, not what is told to you, okay. That's all for today. Thank you. Do subscribe to our channel.